गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है बी स्प्लाइन कर्व। इससे पहले हमने बीजियर कर्व कंप्लीट कर लिया है। चूंकि बीजियर कर्व की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम बोलते हैं बी स्प्लाइन कर्व। कुछ लिमिटेशंस जो बीजियर कर्व की थी, पहले हम उसको समझेंगे कि वो क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम एक नए कर्व बी स्प्लाइन कर्व को लेकर आए। तो पहले हम लिमिटेशन समझ लेते हैं कि बीजियर कर्व की क्या क्या लिमिटेशंस थी। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, पहली लिमिटेशन तो कह रहा है द बीजियर कर्व प्रोड्यूस्ड बाय वर्सन्स बेसिक फंक्शंस हैज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज में क्या थी वर्सन्स के बेसिक फंक्शंस में? वो अगर हमारे पास गिवन कंट्रोल पॉइंट्स अगर n+1 है तो इन n+1 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हम जो कर्व बनाते थे, उस कर्व के लिए जो हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते थे, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती थी वो n होती थी। यानी जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस कर्व को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो एक्सप्रेशन की डिग्री कहीं न कहीं दिए हुए कंट्रोल पॉइंट को यूज करके फाइंड आउट की जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, लिमिटेशंस कह सकते हैं बीजियर कर्व की, कि बीजियर कर्व का जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, जो बस बेसिक फंक्शन हम लिखते थे, वो बेसिक फंक्शन कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी बीजियर कर्व की। इसको हमने रिजॉल्व किया बी स्प्लाइन में। वो कैसे किया अभी हम आगे आपको बताएंगे। दूसरी डिसएडवांटेज जो है हमारे पास जो बीजियर कर्व की, वो कह रहा है द सेकंड लिमिटेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन इज नॉन जीरो फॉर ऑल पैरामीटर वैल्यूज ओवर द एंटायर कर्व। इसका कहने का मतलब ये है कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हो रही है ब्लेंडिंग फंक्शंस की, इसके पीछे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो ये होती थी कि अगर जैसे देखिए कह रहा है due to this change in one vertex change the entire curve and the eliminates the ability to produce a local changes within a curve। यानी अगर हमारे पास सपोज करिए ऐसे कर्व गिवन है, हमारे पास एक कर्व ऐसे सॉरी हमारे पास अगर एक ऐसा कर्व गिवन है, ठीक है, इस कर्व का पहला कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस कर्व का पहला कंट्रोल पॉइंट यहाँ है, दूसरा मान लीजिए यहाँ है, तीसरा कंट्रोल पॉइंट यहाँ है, चौथा कंट्रोल पॉइंट यहाँ है, पांचवा कंट्रोल पॉइंट यहाँ है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, बीजियर कर्व में क्या होता था कि कर्व जो है फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट पे लाई करता था और रिमेनिंग कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करता था, यानी अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करता था। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक कंट्रोल पॉइंट को अगर सपोज करिए मैं इस वाले कंट्रोल पॉइंट को चेंज करके अगर सपोज करिए मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमने इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रोल पॉइंट जो हमारे दे रखे हैं, इन 10 कंट्रोल पॉइंट में से हमने सिर्फ एक कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं और सिर्फ एक पॉइंट के गिवन कंट्रोल पॉइंट में से किसी एक कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होने से ओवरऑल ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए अब ग्राफ जो प्लॉट होगा कैसे प्लॉट होगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए, देख रहे हैं, सॉरी ग्राफ जो है कुछ ऐसा प्लॉट होगा। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जो आप मैंने कर्व जो प्लॉट किया ग्रीन कलर में, उस कर्व को देखिए। इस कर्व में हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, जैसा कि पहले वाले कर्व में था, रेड वाले कर्व में था। दोनों कर्व के स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, लेकिन हमने जो कंट्रोल पॉइंट गिवन तो उन कंट्रोल पॉइंट में से सिर्फ एक कंट्रोल पॉइंट को हमने चेंज किया, जिसकी वजह से कर्व का पूरा पाथ और पूरा का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो चुका है। ठीक है, सिर्फ एक कंट्रोल पॉइंट चेंज करने से। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीजियर कर्व थे वो उनमें ग्लोबल कंट्रोल होता था। बीजियर कर्व में ग्लोबल कंट्रोल होता था, मतलब कोई एक पॉइंट चेंज करेंगे, कोई एक
कंट्रोल पॉइंट चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा कर्व ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि किसी एक पॉइंट को चेंज करने से पूरा का पूरे कर्व का शेप चेंज हो जाता था। तो ये इस ड्रॉबैक को हम रिजॉल्व करेंगे बी स्प्लाइन कर्व में, ठीक है। नेक्स्ट जिसकी ड्रॉबैक है वो हम देखते हैं। तो ये थर्ड ड्रॉबैक जो है, सो बी स्प्लाइन कर्व बेसिस स्प्लाइन कर्व इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ बिजार कर्व। तो बिजार कर्व की जो दो ड्रॉबैक आपने देखी, ठीक है, कि बिजार कर्व का जो एक्सप्रेशन होता था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता था, पहली ड्रॉबैक। दूसरी ड्रॉबैक, किसी एक कंट्रोल पॉइंट को चेंज करते थे तो पूरे के पूरे कर्व का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था, ये दूसरी ड्रॉबैक थी। तो इन दो ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए उसको बोलते हैं बी स्प्लाइन कर्व। यानी बी स्प्लाइन कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम किसी एक कंट्रोल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज कर दें तो उस एक कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होने से पूरे के पूरे कर्व का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, किसी एक सिंगल सेगमेंट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। सिंगल सेगमेंट का स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर मैं जैसे ग्रीन वाला कर्व आप देख रहे हैं, अगर मैं एक कंट्रोल पॉइंट जो हमने चेंज किया यहाँ से उठा करके यहाँ रखा है हमने, यहाँ रखा हमने, तो अगर मैं इस कंट्रोल पॉइंट को हमने चेंज किया, अगर इस कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर मैं बी स्प्लाइन कर्व बनाऊं तो यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट चेंज होगा। सपोज करिए हमारा जो रेड वाला कर्व था उसका ये एक सेगमेंट था, ये दूसरा सेगमेंट था, ये तीसरा सेगमेंट था और चौथा सेगमेंट था। तो होगा क्या, सिर्फ इस एक कंट्रोल पॉइंट के चेंज होने से और ये कंट्रोल पॉइंट जिस सेगमेंट में होगा सिर्फ वो सेगमेंट चेंज होगा, तब ये ग्राफ कैसे, ये कर्व कैसे बनेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैं ले लेता हूँ पर्पल कलर। तो अब चूंकि ये जो पहले ये जो हमने कंट्रोल पॉइंट चेंज किया है पहले सेगमेंट में आ रहा है, तो जो कर्व अब बनेगा उसमें सिर्फ पहला सेगमेंट ही चेंज होगा, बाकी देखिए कर्व जो है अब ऐसे आएगा, देखिए, ठीक है। यानी देखिए कर्व जैसा पहले था, रेड लाइन वाला कर्व, जो रेड कलर वाला कर्व था, ये पर्पल कलर वाला कर्व भी सेम है। चेंजेस कहाँ है, सिर्फ पहले वाले सेगमेंट पे, देखिए सिर्फ इस सेगमेंट में चेंज है। जो मैं पर्पल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस सेगमेंट के लेफ्ट साइड का जो कर्व का पोर्शन है सिर्फ उतने सेगमेंट में चेंज है। कहने का मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वो लोकल चेंजेस हैं, ग्लोबल चेंजेस नहीं है। जो कंट्रोल है वो लोकल कंट्रोल है, ग्लोबल कंट्रोल नहीं है। यानी किसी एक कंट्रोल पॉइंट को अगर हम चेंज करते हैं बी स्प्लाइन कर्व में तो उन चेंजेस की वजह से कर्व के किसी एक स्पेशल सेगमेंट में चेंज होगा, ना कि पूरे कर्व में चेंजेस होगा। तो यहाँ देखिए पर्पल कलर से जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, देखिए सिर्फ कर्व का एक सेगमेंट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। रेड कलर वाला कर्व और पर्पल कलर वाला कर्व देखिए सिर्फ यही एक सेगमेंट चेंज हो रहा है, बाकी जो कर्व है वो सेम एज इट इज है जैसा पहले थे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो बीजियर कर्व है, बीजियर कर्व में लोकल कंट्रोल की फैसिलिटी होती है। हम इसमें कर्व को लोकली कंट्रोल करते हैं, यानी किसी कर्व के किसी एक कंट्रोल पॉइंट को चेंज करने से पूरे के पूरे कर्व के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे, किसी एक स्पेशल सेगमेंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि बेसिकली बीजियर कर्व की क्या लिमिटेशंस थी जिसके लिए हमने बी स्प्लाइन कर्व को यूज किया। तो अब हम समझेंगे बेसिकली बी स्प्लाइन कर्व क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं पहले। देखिए पहली प्रॉपर्टी बी स्प्लाइन कर्व की कह रहा है बी स्प्लाइन बेसिक इज नॉन ग्लोबल इफेक्ट। यानी ये जो भी इफेक्ट करेगा लोकल इफेक्ट करेगा, यानी किसी की एक स्पेसिफिक सेगमेंट में चेंजेस करेगा, ना कि ओवरऑल कर्व में चेंजेस करेगा। अगर किसी कंट्रोल पॉइंट की वजह से कर्व में कोई चेंजेस होते हैं तो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में वो चेंजेस होंगे, ना कि ओवरऑल कर्व में वो चेंजेस होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है बी स्प्लाइन कर्व मेड अप ऑफ n+1 कंट्रोल पॉइंट्स। जैसा कि हम बीजीयर कर्व में भी कहते थे कि हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट होते थे, यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट है। लेकिन बीजीयर कर्व में हम कहते थे अगर n+1 कंट्रोल पॉइंट है तो जो कर्व का एक्सप्रेशन होगा उसकी डिग्री n होगी, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट से एक कम होगी। लेकिन बी स्प्लाइन कर्व में हम फंक्शन fn, इस fn फंक्शन की जो डिग्री है उन कंट्रोल पॉइंट के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम सेगमेंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए क्या रहा है थर्ड पॉइंट में
बी स्प्लाइन कर्व, लेट अस स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ बेसिस के function and the degree of the resulting curve is independent on the number of vertex. यानी जो बेसिक फंक्शन का डिग्री है वो डिग्री इंडिपेंडेंट है. देखिए इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस. यानी जो हम बेसिस फंक्शन यूज करेंगे बी स्प्लाइन कर्व के लिए, उस बी स्प्लाइन कर्व का जो बेसिक फंक्शन होगा वो बेसिक फंक्शन हमारे नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है. बी स्प्लाइन कर्व के केस में यही बीजियर कर्व के केस में क्या होता था, वो डिपेंडेंट होता था नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पे. फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग कर्व विदाउट एनी चेंजिंग द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. बीजियर कर्व में अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स को चेंज ना करें, एज इट इज रखें, n+1 रखें, तो कर्व की डिग्री हमेशा n ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती. लेकिन बी स्प्लाइन कर्व में क्या है, अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स को घटाए बढ़ाए ना, बिल्कुल सेम कांस्टेंट रखें विदाउट एनी चेंजेस इन कंट्रोल पॉइंट में कोई भी चेंजेस ना करें, उसके बावजूद भी क्या होगा, हम अपने बी स्प्लाइन कर्व का जो बेसिक्स फंक्शन की डिग्री है, उस बेसिक्स फंक्शन की डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं. ओवरऑल कहने का मतलब यह है बेसिक्स फंक्शन की जो डिग्री है वो इंडिपेंडेंट है, वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन बीजियर कर्व में क्या था, वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंडेंट होते थे. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बी स्प्लाइन कैन बी यूज्ड टू डिफाइन बोथ ओपन एंड क्लोज कर्व. बी स्प्लाइन के थ्रू हम ओपन कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं और क्लोज कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कर्व जनरली फॉलो द शेप ऑफ डिफाइंड पॉलीगॉन. जैसा हम बीजियर कर्व में बताते थे आपको कि कई पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके हम एक पॉलीगॉन बनाते थे. ठीक है, तो जो कर्व होता था इस पॉलीगॉन को फॉलो करते थे. सपोज करें हमने 4 कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके कैसे एक पॉलीगॉन बनाया. ठीक है, तो जो कर्व होता था वो इस पॉलीगॉन के शेप को फॉलो करता था, ऐसे जाता था कर्व. सेम हियर यहाँ भी क्या है, जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके पॉलीगॉन बनेंगे, हमारा कर्व का जो शेप होगा वो इस पॉलीगॉन को फॉलो करेगा. इफ वी हैव ऑर्डर k इक्वल टू 3 द डिग्री विल बी 3. जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर की बात कर रहा है, ये कह रहा है वी हैव ऑर्डर k इक्वल टू 4. इससे पहले बीजियर कर्व में हम सिर्फ n का टर्म यूज करते थे. n मतलब हम कहते थे n+1. ये हमारे क्या हो गया कंट्रोल पॉइंट, तो n+1 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हम कहते थे कर्व की डिग्री n होगी. ठीक है, यहाँ पे हम क्या एक नया टर्म यूज कर रहे हैं k, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्डर. इस ऑर्डर का क्या मतलब है, देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट है, n+1 कंट्रोल पॉइंट है. सपोज करिए n की वैल्यू हमारी 10 है. ठीक, n की वैल्यू 10 है तो n+1 की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9. ठीक, n की वैल्यू 9 है. हमने कहा ऑर्डर k इक्वल टू 4 है. ठीक है, ऑर्डर k इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि हम अपने कर्व को प्लॉट करते समय कई सारे सेगमेंट बना रहे हैं, और उस सेगमेंट में हर एक सेगमेंट में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज होंगे, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट जो यूज करेंगे हर एक सेगमेंट को प्लॉट करने के लिए, वो k टाइम्स होंगे. वो कितने टाइम्स होंगे, k टाइम्स होंगे. ठीक है, तो ये वही कह रहा है ऑर्डर k इक्वल टू 4. k इक्वल टू 4 का मतलब है उस कर्व को प्लॉट करने के लिए अगर आपने उस कर्व को 5 सेगमेंट में ब्रेक किया है, तो हर एक सेगमेंट को प्लॉट करने के लिए आपको 4 कंट्रोल पॉइंट्स यूज करने हैं. तो हम यहाँ एक नया पॉइंट यूज कर रहे हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कर्व लाइन विद इन द कॉन्वेक्स हल ऑफ इट्स डिफाइंड पॉलीगॉन. जैसे डिफाइंड पॉलीगॉन्स को यूज करते थे, जो जिसको हम कॉन्वेक्स हल भी कहते थे, उस कॉन्वेक्स हल को यूज करके हम कर्व के शेप को फाइंड आउट करते थे, कर्व का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहां देखिए अब कह रहा है कि एक मिनट, इन V spline we segment out the whole curve. मैंने थोड़ी पहले बताया ना, हमारे पास एक बड़ा सा हमारे पास
30 पॉइंट्स दे रखे हैं, 30 कंट्रोल पॉइंट्स दे रखे हैं। उन 30 कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके हमें एक कर्व प्लॉट करना है। तो हम उस कर्व को कई सारे सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, कई सारे सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में जो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट यूज होंगे वो के पॉइंट होंगे, जिसको हम ऑर्डर भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ कह रहा है इन बी स्प्लाइन वी सेगमेंट आउट द होल कर्व विच इज डिसाइडेड बाई द ऑर्डर के। ये जो ऑर्डर के का मतलब ये है कि हमने के इक्वल टू एज्यूम कर लिया कि के इक्वल टू मान लीजिए हमारा 3, के इक्वल टू 3। नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट गिवन है n+1, n+1, n+1 सपोज कर लीजिए n+1 हमारा है 7, n+1 7 है। 7 का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी 6, ठीक। तो अब हमारे पास के जो ऑर्डर है वो k इक्वल टू 3 है, यानी हर एक सेगमेंट में नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट 3 आएंगे और n की वैल्यू 6 है। तो नंबर ऑफ कितने सेगमेंट्स बनेंगे, कितने सेगमेंट बनेंगे उन n+1 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं n-k+2। यहाँ देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, n-k+2। देखिए मैंने रेड सर्कल ड्रॉ किया है। ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि n+1 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके हम कितने सेगमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं, k की वैल्यू 3 रखूं, ठीक है, तो n माइनस k यानी 6 माइनस 3 क्या आएगा, 3, 3 + 2 5। यानी इन 7 कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके हम जो कर्व प्लॉट करेंगे उस कर्व में टोटल 5 सेगमेंट होंगे। कितने होंगे, 5 सेगमेंट होंगे। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, कह रहा है इफ वी हैव 7 कंट्रोल पॉइंट्स एंड ऑर्डर ऑफ कर्व k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 का मतलब कर्व को जब आप प्लॉट करेंगे तो उस कर्व में जो सेगमेंट होंगे हर एक सेगमेंट में नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट 3 होंगे एंड n इक्वल टू 6। तो n और k की वैल्यू को पुट करके यहाँ देखिए 5 इवेलुएट किया है। ये 5 क्या है, ये 5 ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे उस कर्व में कितने सेगमेंट्स यूज होंगे। यहाँ देखिए टोटल 5 सेगमेंट बनाया इसने, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, 5 सेगमेंट है। अब इन पांचों सेगमेंट में कौन कौन से कंट्रोल पॉइंट यूज होंगे, अब यहाँ हम इवेलुएट करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए टेबुलर फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें पहले एक सेगमेंट का कॉलम है, एक कॉलम में कंट्रोल पॉइंट है और एक कॉलम में पैरामीटर्स है। तो सेगमेंट अगर हम Q1 सेगमेंट की बात करें तो Q1 सेगमेंट में देखिए अब स्टार्टिंग के 3 कंट्रोल पॉइंट्स लिया है इसने। सपोज करिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल पॉइंट टोटल 7 थे, टोटल कंट्रोल पॉइंट 7 थे, यानी P0 से लेके P6 तक, P0, P1, P2, P3 अप टू P6 टोटल कितने कंट्रोल पॉइंट हो जाएंगे, 7 कंट्रोल पॉइंट। हमने क्या करना है, ऑर्डर कितना k इक्वल टू 3, यानी हर एक सेगमेंट में कितने कंट्रोल पॉइंट आएंगे, 3 कंट्रोल पॉइंट। हमने लिया पहले सेगमेंट Q1 को प्लॉट करने के लिए, पहले सेगमेंट Q1 को प्लॉट करने के लिए हमने 3 कंट्रोल पॉइंट P0, P1 और P2 ले लिया, ठीक है। अब इस P0, P1 और P2 को यूज करके कर्व का एक सेगमेंट बनेगा, मतलब जो ओवरऑल कर्व में बनाना है उस कर्व का एक छोटा सा पार्ट बनेगा। उस पार्ट का अपना एक टाइम लाइन होगा जिसका इनिशियल टाइम जो T0 जो है वो T0 इक्वल टू 1 है और T1 इक्वल टू 1 है, यानी टाइम की रेंज क्या है, 1 ही है, 0 से लेके 1 तक। अब जब दूसरा सेगमेंट प्लॉट करेंगे Q2 सेगमेंट जब प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने सिर्फ पहले वाले सेगमेंट में जो 3 पॉइंट लिए थे उसमें पहले वाले पॉइंट को छोड़ करके पहले सेगमेंट के सारे पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। यानी हम पहले पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट बचेंगे उनको सबको लेंगे किसमें, अगले सेगमेंट में। तो अगले सेगमेंट के कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3 कंट्रोल पॉइंट है, P1, P2 एंड P3। और इसका जो टाइम होगा वो भी यूनिट टाइम ही होगा, T1 इक्वल टू 1 से लेकर T2 इक्वल टू 2। ऐसी अगले सेगमेंट Q3 के लिए, Q3 सेगमेंट यानी नेक्स्ट सेगमेंट को प्लॉट करने के लिए जब नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट लेंगे वो 3 होंगे, और वो 3 कंट्रोल पॉइंट कौन होंगे, प्रीवियस वाले सेगमेंट का पहला कंट्रोल पॉइंट छोड़ के जो 2 बचेंगे वो, और अगला कंट्रोल पॉइंट यानी P2, P3 एंड P4 एंड टाइम विल बी T2 इक्वल टू 2 एंड T3 इक्वल टू 3। नेक्स्ट सेगमेंट Q4 क्या हो जाएगा हमारे, Q4 में जो 3 कंट्रोल पॉइंट आएंगे P3, P4 एंड P5 एंड टाइम विल बी T3 इक्वल टू 3 and T4 equal to 4. Next segment Q5 equal to 3 control points also there, P4, P5 and P6 and time will be T4 equal to 4 and T5 equal to 5. इस तरह से
हमने दिए हुए n+1 कंट्रोल पॉइंट को यूज करके और कर्व के ऑर्डर को यूज करके ये पहले फाइंड आउट किया कि हमारे उस बड़े से कर्व को हमें कितने पार्ट में ब्रेक करना है, यानी कितने सेगमेंट बनाने हैं। और k की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब हमें ये भी पता है कि हर एक सेगमेंट में कितने कंट्रोल पॉइंट आएंगे। तो हमने हर एक सेगमेंट के लिए कंट्रोल पॉइंट लिख लिए और पैरामीटर t को डिफाइन कर लिया और एक इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर कर लिया। जब हमारे पास एक टेबल प्रिपेयर हो जाएगी तो आप यहाँ देखिए एक कर्व बनाया हुआ है। यहाँ पे इस कर्व में देखिए इस P0 पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है, P0 पॉइंट से, ठीक है। P0 पॉइंट के बाद यहाँ पे P1 पॉइंट है और यहाँ पे P2 पॉइंट है, यानी जो कर्व का पहला सेगमेंट है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ये रेड लाइन में जो स्क्रैच कर रहा हूँ, ये रेड लाइन, ये पहला सेगमेंट है Q1। यहाँ पे देखिए सेगमेंट, कर्व का दूसरा सेगमेंट यहाँ खत्म हो रहा है। कर्व का तीसरा सेगमेंट, यहाँ मैं रेड लाइन देखिए स्क्रैच कर रहा हूँ, कर्व का तीसरा सेगमेंट यहाँ खत्म हो रहा है। Q4 कर्व का चौथा सेगमेंट यहाँ खत्म हो रहा है और Q5 कर्व का पांचवा सेगमेंट जो है यहाँ फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो पहला सेगमेंट Q1 है, इस Q1 सेगमेंट में नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट 3 है, तो वो 3 कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? P0, P1 एंड P2, ठीक। अब नेक्स्ट सेगमेंट जब प्लॉट करेंगे, तो मैंने बताया था नेक्स्ट सेगमेंट जब प्लॉट करते समय पहले वाले सेगमेंट का सिर्फ पहला कंट्रोल पॉइंट छोड़ देंगे, बाकी कंट्रोल पॉइंट ले लेंगे। तो पहला कंट्रोल पॉइंट अगर छोड़ेंगे तो बाकी कंट्रोल पॉइंट कौन बचा? P1, P2 एंड ये P3, ठीक है। तो हमारा जो सेगमेंट प्लॉट होगा वो ये वाला हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट सेगमेंट जो प्लॉट होगा ये वाला होगा, नेक्स्ट सेगमेंट जो प्लॉट होगा ये होगा। ऐसे देखिए हम डिफरेंट सेगमेंट्स प्लॉट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स को लेके, और हर एक सेगमेंट में जो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है इस एग्जांपल के लिए वो 3 है, ठीक है। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, P इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 0 to n Pi एन आई कॉमा के यू, जहां पे यू क्या है, जो भी हमने ऊपर टी यूज किया था ना, वही उसी वहां पे हमने टी यूज किया था, यहाँ पे उसको यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो एक यू क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। यू एक पैरामीटर है और पी आई क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो किसी पॉइंट, किसी कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे तो पी आई क्या होगा, एक्स आई होगा। वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो पी आई क्या होगा, वाई आई होगा, ठीक है। तो पी आई हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यू जो है हमारा पैरामीटर है। तो ये एन आई की क्या है, तो एन आई की को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एन आई के और यू को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एन आई के इक्वल टू यू माइनस एक्स आई एन आई कॉमा के माइनस वन यू एक्स आई प्लस के माइनस वन माइनस एक्स आई प्लस के माइनस यू इंटू एन आई प्लस वन कॉमा के माइनस वन यू अपॉन एक्स आई प्लस के माइनस एक्स आई प्लस वन। ये एक्सप्रेशन देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। इसीलिए सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में जो न्यूमेरिकल आते हैं सिर्फ बेजियर कर्व से आते हैं, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें किसी सेगमेंट के कोई अगर स्पेसिफिक सेगमेंट प्लॉट करना है, ठीक है, तो उस सेगमेंट में नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे, देखिए के हमें के पता होगा, ठीक है। आई हमें पता ही है क्योंकि आई जो है वो 0 से लेके एन तक जा रहा है, यानी किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए हमें आई जो है वो 0 to n तक चलाना होगा। तो यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए एक्स आई एंड एक्स आई प्लस के माइनस वन, यानी एक एक्स आई का आपको टर्म दिख रहा होगा। इस एक्स आई को इवेलुएट करने का एक मेथड है, यहाँ पे वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स आई आर द एलिमेंट ऑफ अ नॉट वेक्टर satisfying the relation xi less than or equal to xi plus 1। तो xi की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
एक्स आई की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए यहां देखिए लिखा हुआ है, सो देयर आर सम कंडीशंस फॉर फाइंडिंग द नॉट एक्स। जो एक्स की वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। कैसी कंडीशंस? ये कह रहा है कि आई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n प्लस k तक होती है। ठीक है, इसे प्रीवियस एग्जांपल की अगर बात करें तो प्रीवियस एग्जांपल में n की वैल्यू हमारे पास 6 थी, n की वैल्यू 6 थी और k की वैल्यू 3 थी। तो n प्लस k अगर करेंगे यानी 6 प्लस 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 9। ठीक है, तो अगर हम उन 9 वैल्यूज के लिए अगर मैं एक्स आई निकालूं तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? एक्स जीरो टू एक्स नाइन। तो एक्स जीरो टू एक्स नाइन की वैल्यू में फाइंड करनी, एक बार मैं एक्स जीरो इक्वल टू फाइंड आउट करूंगा, एक बार एक्स वन इक्वल टू फाइंड आउट करूंगा, एक्स टू इक्वल टू फाइंड आउट करूंगा अप टू एक्स नाइन तक। ठीक है, तो जो एक्स आई की वैल्यू आ रही है जिसको हम नॉट वैल्यूज बोलते हैं, इन नॉट वैल्यूज को यूज करके ही हम बेसिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बी स्प्लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है कि हम इस एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब तक आई की वैल्यू के से छोटी है, एक्स आई की वैल्यू हर केस में 0 होगी। जब तक आई की वैल्यू के से छोटी है, एक्स आई की वैल्यू हर केस में 0 होगी। यहाँ देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ देखिए इस नीचे एग्जांपल में एक्स जीरो इक्वल टू 0 और जब आई इक्वल टू एक्स जीरो इक्वल टू 0 एंड एक्स वन इक्वल टू 0 एंड एक्स टू इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू जब तक के से छोटी, के कितना है 3, आई एक केस में 0 होगा, एक केस में 1 होगा, एक केस में 2 होगा, यानी x0 x1 और x2 की वैल्यू हर केस में 0 होगी फॉर दिस एग्जांपल। यहाँ देखिए x0 की वैल्यू भी 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और x1 की वैल्यू भी यहाँ 0 लिखा हुआ है और x2 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 लिया हुआ है। ठीक है, अब x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x3 की वैल्यू जो i इक्वल टू 3 है, अगर मैं x3 इवेल्युएट करूं मतलब मैं xi इवेल्युएट कर रहा हूं, और x3 में i कितना है 3, और 3 जो है इस समय k से छोटा नहीं है, k के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम सेकंड केस पे आ जाएंगे। सेकंड केस ये वाला है हमारा। इस केस में कह रहा है xi इक्वल टू 1 माइनस k प्लस 1, 1 माइनस के प्लस 1, यानी xi की जो वैल्यू होगी 1 माइनस सॉरी i माइनस के प्लस 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो आज सॉरी जो i की वैल्यू वो k से बड़ी या k के बराबर है और n से छोटी या n के बराबर है। तो अगर मैं x3 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो x3 के लिए i3 हो जाएगा 3 माइनस k की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 प्लस 1, यानी x3 की जो वैल्यू होगी, यहाँ देखिए x3 की वैल्यू हमारी 1 आई है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू ये 1 लिखी है ना, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 हो गई। ऐसे ही हम अगर x4 निकालें तो x4 के लिए i क्या होगा 4 माइनस k कितना है 3, यानी 4 माइनस 3 प्लस 1, यानी x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देखिए x4 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, ये देखिए मैं रेड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ 2। ठीक है, अगर मैं x5 निकालूं, x5 के केस में i कितना होगा 5, 5 माइनस के 5 माइनस के यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3। तो देखिए x5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम xi की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इवेल्युएट करते हैं। देखिए x5 हो गया, ये x6 हो गया, ये x7 हो गया, ये x8 हो गया और ये x9 हो गया। तो टोटल यहाँ पे 9 वैल्यूज आएंगी xi के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए xi की जो ये xi में जो i की रेंज है वो 0 से लेके n प्लस k तक है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए जो xi की वैल्यू आएगी वो टोटल 9 वैल्यूज आएंगी, टोटल 9 वैल्यूज आएंगी। अब इन 9 वैल्यूज को यूज करके हम हर एक पॉइंट के लिए, हर एक कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग हम हमारा कर्व किस पाथ को फॉलो करेगा वो करस्पॉन्डिंग पाथ को निकालेंगे बाय चेंजिंग द पैरामीटर u। सपोज करें किसी x और x की किसी स्पेसिफिक पॉइंट को यूज करके हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्रोल पॉइंट को अगर यूज कर रहे हैं, यानी हम एक्स वाई को एक वैल्यू ले रहे हैं, अब उस एक्स वाई की एक सिंगल वैल्यू पे हम u की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे। एक बार u की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार u की वैल्यू 0.2 लेंगे, एक बार u की वैल्यू 0.4 लेंगे, 0.6 लेंगे, 0.8 लेंगे, फिर 1 लेंगे। इस तरह से करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे u की वैल्यू चेंज करके हम जो है वो कर्व जिस पाथ से जाएगा उस पाथ के रिगार्डिंग हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये था मेथड, जैसे कि मैं आपको और एलिबरेट कर देता हूं। जैसा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
एक मिनट, यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में मैं एक सर्कल रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए एक्स आई की वैल्यू निकाला है और एक्स आई की वैल्यू जो जीरो से लेके आई की वैल्यू जीरो से लेके 1 तक होगी, यानी टोटल 9 वैल्यूज निकलेंगी। तो यहाँ देखिए एक्स जीरो से लेके एक्स 8 तक की टोटल 9 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन 9 वैल्यूज को यूज करेंगे हम हर ये एन आई के की हर एक वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए। देखिए यहाँ पे एन 0,3 को निकाला है, ऐसे ही हम नेक्स्ट अगली पॉइंट के लिए एन की वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के लिए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैलकुलेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, इसीलिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं एग्जामिनेशन में। और बस 20 प्लान कर्व में इतना ही था। तो 20 प्लान कर्व में इस तरह से हम नॉट की यानी एक्स आई की वैल्यू को इवेलुएट करके, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है एन आई के यू वाला, इसमें देखिए आपको लिखा होगा एक्स आई प्लस के माइनस 1, इस तरह से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाते हैं। यू की वैल्यू ये हमारे पे डिपेंड करती है हम क्या लेते हैं यू की वैल्यू, लेकिन वो यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, किसी 0 से 1 के बीच में होगी इनिशियल वाले सेगमेंट के लिए, 1 से 2 के बीच में होगी नेक्स्ट वाले सेगमेंट के लिए, 2 से 3 के बीच होगी नेक्स्ट वाले सेगमेंट के लिए, 3 से 4 के बीच होगी नेक्स्ट वाले सेगमेंट के लिए। जैसा कि यहाँ पे आपको देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, जो हमने डिफरेंट सेगमेंट प्लॉट किए थे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। यहाँ पे जो पैरामीटर T था यानी पैरामीटर जो U था पहले वाले सेगमेंट के लिए 0 से 1 के बीच में है, लेकिन अगले वाले सेगमेंट के लिए 1 से 2 के बीच में है, उसके अगले वाले सेगमेंट के लिए 2 से 3 के बीच में है। लेकिन जब बीजीयर पढ़ते थे वहां क्या था, ये जो पैरामीटर T था या पैरामीटर U था ये 0 से 1 के बीच में रहता था। यानी जब हम कर्व के लिए हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते थे तो हमेशा जो यू की वैल्यू पुट करते थे वो यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती थी, यानी कभी 0 डालते थे, कभी 0.2, कभी 0.4, कभी 0.6, कभी 0.8, कभी 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले सेगमेंट के लिए 0 से 1 के बीच में डालेंगे, यानी या तो 0.2 डालेंगे, या तो 0.4 डालेंगे, या तो 0.6 डालेंगे। लेकिन जब सेगमेंट Q2 को इवेलुएट करेंगे तो उस समय जो U की वैल्यू होगी यानी T की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, या तो 1.2 होगी, या तो 1.4 होगी, या तो 1.6 होगी। ऐसी तीसरे सेगमेंट के लिए जब निकालेंगे तो वो या तो 2 होगी U की वैल्यू, या तो 2.2 होगी, 2.4 होगी, 2.6 होगी। इस तरह से हम T की यानी जो पैरामीटर गिवन है, आपको T कहिए या U कहिए, उस पैरामीटर की वैल्यू को आप चेंज करके आप उस सेगमेंट, वो जो स्पेसिफिक सेगमेंट है वो सेगमेंट कंट्रोल पॉइंट के इर्द गिर्द जो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उनमें से किन कोऑर्डिनेट को फॉलो करेगा, आप उन कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करके उस सेगमेंट के पाथ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 20 स्प्लाइन कर्व, जो कि बीजियर कर्व के लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते थे। थैंक्स।